हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देखो, आप लोगों को ना सबसे पहली चीज ये बताना चाहिए टैक्स क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं टैक्स की, तो टैक्स जो हम गवर्नमेंट को जमा करते हैं, दो तरीके के टैक्स होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। जानते हो आप लोग डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? नहीं। देखो, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है वो टैक्स जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कर रहे हैं, दैट मींस डायरेक्ट टैक्स। इसमें आता है इनकम टैक्स, तो आप लोगों को नहीं भरना होता, मुझे भरना होता है। इनकम टैक्स आपने सुना, अगर सुना है तो नहीं सुना कोई बात नहीं, एक ITR होती है, इनकम पे टैक्स जाता है। मतलब जो मैं कमा रहा हूँ उस पर टैक्स दे रहा हूँ जो मैं गवर्नमेंट को, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। मतलब सिंपली अगर एक बात में एक वर्ड में बोला जाए तो डायरेक्ट टैक्स है वो टैक्स जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करो। और ना हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि वैसे टैक्स जो आप डायरेक्ट तो नहीं दे रहे हो गवर्नमेंट को, पर आपकी जेब से जा रहा है। जैसे अगर आप कोई बुक्स खरीदते हो तो बुक्स के पीछे भी लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, देखना बिल, तो बिल में नीचे टैक्स लगा होता है, तो वो टैक्स तो आपने जमा किया। पर क्या वो टैक्स आपने गवर्नमेंट को दिया? आपने रेस्टोरेंट वाले को दिया, फिर वो आगे ऐसे चेन में फॉरवर्ड होता जाएगा। तो वो टैक्स जो हम मतलब फाइनली पे तो कंज्यूमर ही कर रहा है। कंज्यूमर जानते इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, जो गुड्स को कंज्यूम करता है। जैसे पेन है, ये पेन पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बनाया होगा और मैंने डायरेक्ट ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लिया, उसने फिर होलसेलर को भेजा होगा, फिर होलसेलर ने रिटेलर को, फिर रिटेलर से हमारे पास आया। तो टैक्स तो मेरी जेब से जाएगा गवर्नमेंट को, लेकिन मैं डायरेक्ट तो गवर्नमेंट को जमा नहीं कर रहा। इनडायरेक्टली मैंने दिया होगा रिटेलर को, फिर रिटेलर ने दिया होगा होलसेलर को, फिर वहां से डायरेक्ट दिया होगा मैन्युफैक्चरर पे, फिर मैन्युफैक्चरर ने किसको दिया होगा? गवर्नमेंट को। तो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा नहीं करते, पर ज्यादा आपकी जेब से। और आपके पास अगर गवर्नमेंट जमा लेने आ जाए ना डायरेक्ट ये टैक्स, तो गवर्नमेंट को टैक्स लेने से ज्यादा तो खर्चा हो जाएगा। मान लो ये मैंने एक पेन खरीदा, मान लो इस पे 2 रुपए का टैक्स है, तो गवर्नमेंट आएगी आपके पास 2 रुपए टैक्स लेने? नहीं ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ही पकड़ लेती है, जहां से एक बार में 10 लाख पेन जा रहे होंगे, तो 20 लाख का टैक्स हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, वहीं लगा दिया टैक्स, तो उन्होंने वहां जमा कर दिया, वो आगे वाले पे फॉरवर्ड करते जाते हैं टैक्स प्राइस के हिसाब से। तो वो टैक्स जो आप इनडायरेक्टली पे करते हो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम जो पढ़ने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर आप गुड्स खरीदते हो तो गुड्स पे जो टैक्स पे करते हो तो गवर्नमेंट को तो पे नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट जा रहा है। तो गुड्स से मतलब GST जो एक तरह का कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। और भी बहुत सारे होते हैं, हम फिलहाल बात कर रहे हैं GST की। तो GST आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। यहाँ तो बात क्लियर है? देखो अब GST क्यों लाया गया तो ये भी पढ़ेंगे हम। देखो वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत कुछ आपका इस साल सिलेबस से रिलेटेड है, बट मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकल के बारे में। बाकी आपके जो स्कूल के हिसाब से, प्राइवेट स्कूल में क्या होगा कि आपके स्कूल में बताया होगा हम इतना पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल का तो एक जनरल सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग से 2 ही चीजें आ रही है इसमें, थ्योरी, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन और क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और थोड़ा सा बेसिक्स की कितने तरह के GST है, क्या क्या टाइप्स है, सारी बातें। लेकिन हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी जानेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। वैसे तो बहुत सारी चीजें इसमें, पर कम जानना हमें। तो अगर मैं बात करूं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो ध्यान से समझना बात को जरा, जो मैं कहने जा रहा हूं आपको। जैसे मान लो, सपोज करो यह है एक मिस्टर, मान लो राहुल, ठीक है, इसका बिजनेस है यूपी में, ठीक है। तो एक तो ये यूपी में ही परचेज कर रहा है और आगे यूपी में ही सेल कर रहा है। सेल भी कहाँ कर रहा है? यूपी में। तो ध्यान रखना, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं हूँ तो मैं कहीं से खरीदता हूँ और कहीं बेचता हूँ, अब बीच में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देता हूँ। यही तो होता है। जैसे अगर मान लो ये पेन मैं नहीं बनाता और मुझे ये पेन स्टेशनरी है मेरी, तो मैं क्या करूँगा, वहां से 10 रुपए में खरीदूंगा और आपको 12 रुपए में बेचूंगा, 2 रुपए में अपना प्रॉफिट कमाऊंगा। तो एक ये राहुल था जिसका बिजनेस का है यूपी में है, तो अगर जिस स्टेट में उसका बिजनेस है उसी स्टेट में अगर वो परचेज या सेल करे तो इसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या कहते हैं इसको? इंट्रा स्टेट सप्लाई। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई? तो इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब है कि जिस स्टेट में आपका बिजनेस है, अगर आप उसी स्टेट में गुड्स परचेज या सेल कर दो। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? अब जरूरत थोड़ी ना कि मेरा अगर यूपी में बिजनेस हो मैं तो सिर्फ यूपी में बेचूंगा,
मैं बाहर भी बेच सकता हूँ। तो अगर सपोज मैं अपने स्टेट से बाहर निकल गया, चलो मैं चलते हैं हम पंजाब, अच्छा शहर है, तो हम चले गए पंजाब में, पंजाब से हम परचेज कर रहे हैं और पंजाब में सेल कर रहे हैं। तो जिस स्टेट में हमारा बिजनेस है, अगर हम उससे कहीं बाहर चले जाते हैं, किसी भी स्टेट में, पंजाब जो भी होगा, यूपी के अलावा किसी स्टेट में चले गए, तो अगर किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं तो इसको बोला जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई। तो अभी तक आपने सिर्फ दो ही वर्ड जाने, फर्स्ट वन इज इंट्रा स्टेट सप्लाई और सेकंड वन इज इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा मतलब जिस स्टेट में आपका बिजनेस है, अगर आप उस स्टेट में अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को करते हो, अगर उस स्टेट से बाहर चले जाते हो तो डेट इज इंटर स्टेट सप्लाई। आपको सप्लाई की जगह ये भी पूछ सकता है, बोलेगा आपसे कि व्हाट इज इंटर स्टेट परचेज। इंटर स्टेट परचेज तो सिर्फ परचेज के लिए बोलना कि जिस स्टेट में हमारा बिजनेस है उससे बाहर से अगर हम खरीद के लाते हैं तो इंटर स्टेट परचेज। या सेल पूछ सकता है आपसे। सप्लाई मतलब दोनों, परचेज सेल पूछेगा तो आप परचेज सेल बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो इनका क्या रूल है, तो अगर मैं इनके रूल की बात करूँ तो पहले जीएसटी के बारे में जानना होगा, तब तो रूल पता चलेगा। तो देखो वैसे जीएसटी 3 तरीके की होती है। फर्स्ट वन इज सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी और तीसरा आईजीएसटी। तो पहले इनके फुल फॉर्म जान लेते हैं, व्हाट इज सीजीएसटी, व्हाट इज एस और आई। तो आपको पता होगा 2 तरह की गवर्नमेंट चलती है इंडिया में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल जिसका हर जगह कंट्रोल होता है और हर स्टेट का एक अपना चल रहा है। तो फर्स्ट वन इज सी फॉर सेंट्रल, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे आप देखो, कभी जाना रेस्टोरेंट में खाना खाने, देखना आपको ये दोनों जीएसटी दिखेगा, क्योंकि जहां उसका बिजनेस वही तो सामान बेच रहा है और आप खाने गए, सी और एस। और एक तीसरा जीएसटी किसका नाम है, क्या है, आई। आई मतलब इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है इन दोनों का मिक्स। तो 3 तरह के जीएसटी है, फर्स्ट वन इज सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा जीएसटी कब और कैसे लगाया जाएगा। तो पीछे आते हैं, तो देखो अगर मैं बात करूं जिस स्टेट में, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई की, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई में 2 जीएसटी लगती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जब इंटर हो जाता है तो लग जाता है, एक साथ मिक्स लगता है, इंटीग्रेटेड, आईजीएसटी लगेगा। अब देखो बात आती है कि जीएसटी क्यों लाया गया, क्योंकि पहले भी तो टैक्स से पहले लगता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स। तो जीएसटी लाने का जो मेन पर्पस था वो ये था, एक कॉमन नेशनल मार्केट डेवलप करना। वैट में क्या था, हर स्टेट का अपना अपना था, किसी स्टेट में 4% है, किसी में 5% है, किसी में 6% है। अगर मैं बात सपोज करूँ, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ और मैं ये पेन बना रहा हूँ, तो मैं तो मेरी कॉस्टिंग तो सेम होगी ना, तो मैं चाहे किसी भी स्टेट में बेचूँ इसका प्राइस तो सेम होगा। लेकिन जब वहाँ का इस पर टैक्स लगेगा, तो अगर कहीं 4 रुपये का टैक्स, 4% टैक्स लग रहा हो, कहीं 5% टैक्स लग रहा है, तो रेट में तो वेरी करेगा। जैसे एग्जाम्पल सपोज करो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और बगल में यूपी है, ये हमारा नोएडा आ गया बगल में, दिल्ली यूपी है। दिल्ली में वो सामान 50 पैसे महंगा है और मैं बेचने वाला हूँ, मैं एक साथ 1 करोड़ टर्न मतलब क्वांटिटी बेचता हूँ, तो मैं थोड़ा सा बाहर जाऊँगा, यूपी में पहुँच जाऊँगा, वहाँ से लेके आके बेचूंगा यहाँ, तो मुझे 50 लाख रुपये बच गए ना, क्योंकि वहाँ पे 50 पैसे सस्ता है। तो मैं फिर दिल्ली में क्यों खरीदूंगा, मैं वहाँ से खरीद के लाऊंगा, छुपा उपा के जैसे भी लाऊं। वैसे तो इतना सामान एक साथ लाना इलीगल है, पर पैसा बचाने के लिए तो हम करते हैं ना। तो पहले दिक्कत यही आ रही थी कि हर स्टेट का जब रेट अलग अलग था, तो एक कॉमन नेशनल मार्केट कैसे बन सकती है। तो जो हुआ क्या, जो अमीर स्टेट थे जैसे गुजरात, मुंबई, तो ये सब अमीर है पहले से, तो इन्होंने क्या करा, क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट में डिस्काउंट, टैक्स रेट कम कर दिया। तो जैसे टैक्स रेट कम किया तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाली कंपनी थी सब वहाँ चली गई, क्योंकि वहाँ सस्ता पड़ रहा था उन्हें, वहाँ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, वहाँ का टैक्स सस्ता है, चीज़ें सस्ती हो गई। और फिर क्या, जब वहाँ इंडस्ट्री लगी उसके बाद क्या हुआ, वहाँ का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ और वो स्टेट और आगे हो गए, और जो पिछड़े थे जैसे बंगाल हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, और पीछे हो गए। तो ये चीज़ कैसे सॉल्व हुई, तो इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया इंट्रोड्यूस करा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या है कि ये टैक्स हर स्टेट के लिए सेम है, किसी का कोई अपना पर्सनल जीएसटी का रेट नहीं लगा सकता, हर स्टेट को सेम टैक्स रेट होगा। तो ये लाने से क्या हुआ कि अब कोई भी सामान है वो चाहे दिल्ली में खरीदो, चाहे फिर यूपी में, चाहे कहीं और चले जाओ, रेट क्या होगा, सेम होगा।
तो जब सेम रेट होगा तो मैं फिर क्यों इतनी मेहनत करूंगा कि दिल्ली से यूपी जाऊँ सामान करते हैं, बगल दुकान से ले लूंगा। ठीक है ना, तो पर्पज ये था। थ्योरी में हम उसका डिटेल में जानेंगे, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल जानते हैं। तो देखो, तो जब आपका इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो कौन सा जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और जब आपका वो इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो फिर कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। अब ऐसा नहीं है कि ये दो है और ये एक है तो ये यहाँ पे महंगा हो गया, यहाँ सस्ता, इनके बीच का रिलेशन समझो ध्यान से जरा। अगर ये 9% है तो ये भी कितना होगा, मतलब ये दो जीएसटी आपस में कितना होता है, इक्वल होते हैं। अगर ये 9 तो ये भी 9, और अगर ये दोनों 9 है तो फिर ये कितना होगा, इनका डबल यानी 18%। तो रेट में कोई डिफरेंस आया क्या, यहाँ भी तो आपने 18% ही टैक्स दिया, यहाँ भी आप कितना दे रहे हो, 18% दे रहे हो। बस यहाँ पे नाम उन्होंने दो अलग अलग नाम से कर दिया और यहाँ पे दो अलग अलग नाम ना करके एक साथ कर दिया। रीजन क्या था यहाँ एक साथ करने का। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी में ही सामान खरीदा, तो मुझे पता है एक ही स्टेट है यूपी और एक है सेंट्रल, तो एक हिस्सा सेंट्रल को दे दिया टैक्स और एक हिस्सा दे दिया स्टेट को, यूपी को। लेकिन अब मैं यूपी में रहता हूँ, पंजाब में जाके कर रहा हूँ, तो देखो दो स्टेट आ गए, यूपी भी आ गया और पंजाब भी आ गया। अब एक सेंट्रल भी है, तो दिक्कत ये है ना कि कौन से स्टेट को दे, यूपी को मिलना चाहिए टैक्स का पैसा या किसको मिलना चाहिए, पंजाब को। तो उस केस के बहुत सारे सिनेरियो जो बहुत डीप है वो आपको भी नहीं पढ़ना। तो क्या करते हैं, हम एक साथ इंटीग्रेटेड लगाते हैं, पूरा टैक्स एक बार दे दिया। अब वो देखा जाएगा कि अगर वो यूपी के हिस्से में जाना चाहिए तो यूपी के हिस्से में चले जाएगा, अगर वो पंजाब के हिस्से में जाना चाहिए तो पंजाब। तो वहां पे अलग अलग ना करके क्या करते हैं, एक साथ इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट मतलब दोनों को आपस में जोड़ दिया एक साथ। अब अगर इसका क्या कहते हैं, एंट्रीज पे कैसे फर्क पड़ेगा, आप एंट्रीज कैसे दिखाओगे। तो अगर मैं एंट्रीज की बात करूं, और एक चीज है उससे पहले, एक यूटी जीएसटी भी लगता है, ये आपको बहुत थ्योरी में मिलेगा। आपको पता होगा कि कुछ स्टेट ऐसे जो पूरी तरह से स्टेट नहीं होते, यूनियन टेरिटरी होते हैं, जैसे दिल्ली कोई स्टेट नहीं है, अंडमान निकोबार कोई स्टेट नहीं है। तो उस केस में वहां पर स्टेट तो है नहीं, तो स्टेट की जगह उसे हम क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी। तो उस जीएसटी की जगह इसकी जगह क्या आ गया, यूटी आ गया। तो मतलब कुल मिला के 4 तरीके के हो गए, पहला सी, दूसरा एस, तीसरा आई और चौथा यू। लेकिन आपको बेसिकली ये 3 ही मिलेंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेट नहीं है, जो यूनियन टेरिटरी है, वहां पर एसजीएसटी का नाम बदल के क्या बन जाता है, यूटी जीएसटी। आपसे थ्योरी पूछी जाएगी क्योंकि इस हफ्ते का प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में इस बार है नहीं, तो जो छोटी छोटी बातें तो ये ध्यान रखना, एक नंबर में भी आ सकता है कि हाँ दिल्ली में कौन सा टैक्स होगा, तो सी के साथ कौन सा होगा, यूटी होगा। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो फिर कौन सा टैक्स होगा, तो इंटर स्टेट का मतलब किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो फिर कौन सा होगा, आईजीएसटी होगा। वही अगर इंट्रा है तो फिर कौन से होंगे, ये दोनों होंगे। ठीक है यहाँ तक बात। अब देखो इसका आगे अगर हम बढ़े तो देखो, अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो, फिर प्रैक्टिकल पे आऊंगा थोड़ी देर। अगर कोई सामान आप खरीदते हो, मतलब आपने परचेज किया, अब आपको बताना, सपोज मैं दुकान से ये पेन खरीद के ला रहा हूँ, इस पे जो टैक्स है वो टैक्स मैंने क्या करा होगा, पेड करा होगा। तो जब हम सामान को परचेज करते हैं तो उस टाइम पे टैक्स क्या करते हैं, पेड करते हैं। इसका उल्टा अगर मैं सामान बेच रहा हूं तो अगर जब मैं सेल करता हूं तो उस टाइम पे टैक्स क्या होता है मुझे, अगर मैं दुकानदार हूं, मैंने आप लोगों को सामान बेचा, तो उस सामान पे जो भी टैक्स होगा वो आप लोगों से मैं लूंगा, है ना, तो मुझे वो कलेक्ट होगा। तो जो टैक्स हम पे करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट का जो भी होगा वो सीएसआई जो भी है। तो परचेज वाले टाइम पे हम कौन सा जीएसटी पे क्या करते हैं, जीएसटी को किस नाम से दिखाते हैं, इनपुट जीएसटी के नाम से। वही सेल के टाइम पे हमें कलेक्ट होगा तो उसको किस नाम से दिखाते हैं हम, आउटपुट जीएसटी। अब ध्यान समझिए जो लॉजिक इसके पीछे है, इसमें थोड़ा ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये पहले समझो आउटपुट का ध्यान समझना। मैंने क्या करा, मैंने करा सेल, ठीक है, तो मुझे आप लोगों से जीएसटी कलेक्ट हुआ। तो एक बात बताओ, क्या वो जीएसटी का पैसा मेरी जेब में जाएगा या फिर मुझे गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। तो टैक्स मेरा इनकम थोड़ी ना है, मेरी इनकम तो जो मैंने सामान बेचा उसमें जो भी मैं कमाऊंगा वो कमाऊंगा, और जो भी टैक्स होता है वो टैक्स का पैसा मैं गवर्नमेंट को जमा करना है। तो जमा करना, इसलिए ये जो आउटपुट जीएसटी होता है हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए होती है लायबिलिटीज, क्योंकि हमें पे करना है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। क्लियर बात। तो आउटपुट जीएसटी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज है। इनपुट जीएसटी, खरीदते टाइम हमने जीएसटी पे करा तो आपको लग रहा होगा कि ये खर्चा है, जेब से गया खर्चा है। लेकिन बात ध्यान रखना, जीएसटी का हमें आगे मिलता है सेटअप, हम पढ़ेंगे अभी एक सेटअप ऑफ जीएसटी, उसको बता दूं ये होता है हमारे लिए एसेट्स। कैसे, तो थोड़ा सेटअप के बारे में जान लो फिर बता दूं मैं, इस पर आता अगले पेज पे सेटअप के लिए। देखो ध्यान समझ, जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है,
उसके बाद कौन होगा, होलसेलर हुआ, फिर रिटेलर हुआ, फिर कंज्यूमर हुआ। तो यहाँ पे सपोज करो सामान 100 रुपए का है बनाने की कॉस्ट। देखो बताओ अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को वो सामान 100 रुपए का है तो क्या वो होलसेलर को 100 रुपए में बेचेगा या ज्यादा में बेचेगा? ज्यादा। सीधा है ना, अगर आपने कोई सामान करता 50 रुपए का तो मुझे 50 में थोड़ा ना बेचोगे, फिर कमाओगे क्या? तो वो आगे बेचेगा मान लो 150 में, तो वो अगले वाले को कितने बेचेगा? वो अगले वाले को कितने बेचेगा? तो मतलब रेट क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो टैक्स भी तो बढ़ना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं हूँ या मैं बीच हूँ, ठीक है, हाँ मैं हूँ संजीव है, ठीक है, या मैंने सपोज करो यहाँ से एक सामान करता 10,000 रुपए का और फिर मैं इसको आगे बेच रहा हूँ किसी और को 20,000 में, ठीक। अब ध्यान समझना, जब मैंने सामान खरीदा मान लो मैंने 9% का जीएसटी पे करा, तो 9% का मतलब कितना हो गया, मैंने कितना जीएसटी पे करा? 900 रुपए का। अब जब मैं आगे बेचने गया तो कितने बेच रहा हूं मैं? 20,000 का। तो यहाँ पे 9% का मतलब मुझे कितना जीएसटी मिला होगा? 1800 रुपए का। तो जब मैं गवर्नमेंट को जमा करने जाऊंगा ना जीएसटी, मतलब मैं क्या कहूंगा, क्योंकि देखो ये जो सामान है वो सामान तो वही है ना जो मैंने आगे से खरीद के लाया और आपको बेच रहा हूँ। तो जब मैंने खरीदा था तो तब तो मैं ऑलरेडी कितना पे कर चुका हूँ जीएसटी? 200। और मुझे कलेक्ट कितना हुआ? 1800। तो मैं बोलूंगा देखो 1800 आपको जीएसटी मुझे कलेक्ट हुआ, जिसमें से 900 मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, तो मुझे और कितना जमा करना होगा गवर्नमेंट को? सिर्फ 900 रुपए। मतलब जो इनपुट जीएसटी हम पे करते हैं वो हमने एक तरह से एडवांस में टैक्स पे कर दिया है। तो आगे हम उसका क्या ले लेते हैं? सेट ऑफ। आगे जितना भी कलेक्ट होगा बोलेंगे हाँ, जैसे मुझे सपोज जब मैं सामान खरीद के लाया था तो मैंने 20,000 रुपए का जीएसटी पे करा, उसी समय यार उसी प्रोडक्ट होना चाहिए, किसी और प्रोडक्ट का नहीं। तो 20,000 रुपए का सामान खरीदते टाइम जीएसटी पे करा, और जब मैंने उस सामान को आगे बेचा ऑब्वियस सी बात है ज्यादा में बेचूंगा। तो जब मैंने उसको ज्यादा में बेचा तो अगर प्राइस ज्यादा होगा, रेट तो सेम है, लेकिन अगर प्राइस ज्यादा होगा तो टैक्स का अमाउंट भी तो ज्यादा आया होगा। वहां से मुझे मान लो 40,000 रुपए का जीएसटी कलेक्ट हुआ, तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा देखो ये सामान पे मैं ऑलरेडी 20,000 का जीएसटी पे कर चुका हूँ, और जब मैं आपको बेचने गया तो मुझे जीएसटी मतलब आगे जब बेचा मैंने तो मुझे जीएसटी 40 का कलेक्ट हुआ है, तो 40 में से 20 का सेटअप हो जाएगा और मैं सिर्फ कितना गवर्नमेंट को जमा करूंगा? 20,000। दैट इज कॉल्ड सेटअप ऑफ जीएसटी। ये इसलिए आया गया जिसको बोलते हैं कि इससे हमने क्या करा, कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करा। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि एक ही प्रोडक्ट पे बार बार उसी प्राइस पे टैक्स लग जाना। तो जब हम पीछे वाले का गैप को सेटअप कर दे तो हम दोबारा डबल टैक्स लगा नहीं। पहले क्या होता, जब वैट होता था तो दिल्ली में सामान करता वहाँ टैक्स लग गया, प्राइस महंगा हो गया, अब दूसरी जगह गया फिर दोबारा टैक्स लग गया, सेटअप नहीं होता था। जैसे यहाँ पे सेटअप हो गया ना पुराने टैक्स जीएसटी का, तो वहाँ नहीं। तो अभी हमने जीएसटी टोटल कितना ही पे करा? 1800 ही तो पे करा टोटल। लेकिन वही अगर पिछला वाला होता तो 1800 प्लस 900, तो मैंने कितना जीएसटी पे कर दिया होता टोटल? 27। तो जीएसटी लाने का एक पर्पस जो सेटअप ऑफ जीएसटी लाया गया, जिससे कि कास्केडिंग इफेक्ट को क्या करा गया? रिमूव किया गया। इसीलिए ये जो इनपुट जीएसटी होता है वो आपके लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। क्यों? क्योंकि मैंने एडवांस में जीएसटी का टैक्स पे कर रखा है, तो जैसे ही मुझे कलेक्ट होगा, यहाँ पे कलेक्ट होगा तो इसको मैं इसमें से क्या कर दूंगा? सेट ऑफ कर दूंगा। तो अभी फर्स्ट टर्म में आपको सेट ऑफ के बारे में तो नहीं जानना, लेकिन जब आप सेकंड टर्म में आओगे तो वहाँ पे सेट ऑफ ऑफ जीएसटी की एक टेबल है कि कैसे कैसे सेटअप होता है वो सीखेंगे वहाँ पे। फिलहाल थ्योरी के लिए इतना जानना आपको। तो अब बात आती है कि अब एंट्रीज में कैसे, एंट्री आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि एंट्री आपको पता होगी कैसे कैसे होगा, कुछ प्राइवेट स्कूल में करा रखा है। तो जैसे एंट्री का इफेक्ट दिखाता हूँ। सपोज करो मेरा बिजनेस है, कहाँ लिया था मैंने? यूपी में। यूपी में था मेरा बिजनेस। क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000 और CGST 6%, SGST 6%। अभी हम यूपी में ही है, कहीं कहीं लिखा होगा हम यूपी में खरीद रहे हैं, तो यूपी में फिर तो हमारा जीएसटी जो लगेगा ये वाला लगेगा। अब देखो आपने परचेज की एंट्री पढ़ी है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम की एंट्री क्या होती है बताओ? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो यहाँ भी वही एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन साथ में जीएसटी और लग जाएगा, इनपुट CGST और इनपुट SGST। अभी मैंने आपको बताया कि इनपुट जीएसटी आपके लिए एसेट्स है, तो एसेट्स से इसलिए देखो हमने इसको डेबिट करा है। तो परचेज कितने का हुआ? 10,000 का, और जीएसटी कितना परसेंट है? 600। तो 600 ये जीएसटी, 600 ये जीएसटी, और टोटल कितना हो गया फिर भाई इधर की साइड टू राम 11,000। ठीक है, बात समझ गए जीएसटी कैसे देंगे?
वही सपोज करो सेम क्वेश्चन है पर यूपी की जगह ये हो जाता अगर पंजाब, इनपुट IGST, तो ये दोनों हट जाते, तो फिर एंट्री क्या हो जाती है आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST और टू जो भी इसका नाम है, तो 10,000, 1200 और 11,000। तो देखो चाहे हमने सेम स्टेट में करा चाहे दूसरे स्टेट में, देखो प्राइस तो सेम है, यहाँ भी 11,200 यहाँ भी 11,200 है, तो प्राइस सेम ही रहेगा, बस पैटर्न चेंज हो गया। फर्स्ट वाले में इनपुट सी और SGST थे क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई था, और सेकंड वाले में इनपुट IGST हुआ क्योंकि ये कौन सा है, इंटर स्टेट सप्लाई है। यहाँ तक परेशानी, तो दो ही चीज होती है, एक परचेज और एक सेल, चाहे आप गुड्स चाहे सर्विस। परचेज में ही हो गया, अब सेल में आ जाते हैं। तो सेल, अगर मैं सेल कर रहा हूँ, मान लो क्या सोल्ड गुड्स टू काजल, मान लो 20,000, और ये यूपी का ही है ना जहाँ हमारा स्टेट था, तो कौन सा GST लगेगा, CGST मान लो 6% और SGST है मान लो 6%। तो जैसा कि आप जान रहे हो, हम यहाँ पे अगर एंट्री पास करेंगे तो हमने सेल किया है काजल को, तो एंट्री क्या होती है, काजल डेबिट टू सेल्स, और सेल्स के टाइम पे GST कलेक्ट होगा तो आउटपुट, और आउटपुट आपके लिए क्या होती है, लायबिलिटीज, तो क्रेडिट करेंगे टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट। तो मतलब इसकी जनरल एंट्रीज भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपकी पुरानी एंट्रीज जो पड़ी है वही वाली एंट्री होनी है, बस चीजें ऐड अप हो जाएंगे थोड़ी सी। तो देखो 20,000 का सामान था और 6% GST, यानी 1200 GST हो गया, तो 22,400 हो गया। तो परेशानी वही, अगर यहाँ पर इंटर स्टेट हो जाता, ये स्टेट बदल के पंजाब बन गया होता, और अगर ये काम हम पंजाब में कर रहे होते यूपी के होके, तो ये GST के नाम दोनों के क्या होता है, बदल जाते। तो एंट्री क्या हो जाती है, काजल डेबिट टू सेल्स और टू आउटपुट IGST, 20,000, 2,400, 22,400। ठीक है, तो एंट्रीज में ऐसा आपको दिखाना है, एंट्री जो पुरानी आपने पढ़ी वो एंट्री होगी, परचेज गुड सर्विस जो भी है, और ऐसे एंट्री आपको करनी होगी। ये बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन ये, अब देखो प्रैक्टिकल नहीं आ रहा बट थ्योरी में तो पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखना, हम जो GST लगाते हैं वो गुड्स एंड सर्विस पे लगाते हैं, कुछ चीज़ों को GST में काउंट नहीं किया जाता, उसको GST से अलग रखा गया है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, उस पर GST नहीं लगता, वाटर बिल उस पर GST नहीं लगता, उसके अलावा पेट्रोल जानते हो ना, देखना आपने देखा होगा न्यूज़ में, हर स्टेट पर अलग अलग रेट लगता है, कहीं 2 रुपये महंगा है कहीं 2 रुपये सस्ता है, क्यों, क्योंकि उस पर GST नहीं, उस पर अलग टैक्स लगता है। अल्कोहल, उस पर GST नहीं है, किसी स्टेट में अल्कोहल बैन है, कहीं पे 40% टैक्स है, कहीं 36% टैक्स है। तो मतलब कुछ चीज़ों को GST से अलग रखा गया है, जिसमें कुछ नाम है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, अल्कोहल हो गया आपका, उसके अलावा क्या कहते हैं, गैस सिलेंडर हो गया, तो इनको क्या करा गया, GST से अलग रखा गया। तो इनका क्या करता है, प्राइस हर स्टेट में क्या करता है, वेरी करता है, और जिन चीज़ों पे GST रखा गया है उन चीज़ों का क्या अगर प्राइस वेरी नहीं करेगा। GST लगेगा इस पे गुड्स और सर्विस के ऊपर। जैसे कोई सर्विस आप होता है, आप क्या कहते हैं, कोई सर्विस ले लो, जैसे एग्जांपल फॉर आप एयरटेल का वो जो ले रहे हो सर्विस, या कोई रेलवे टिकट बुक कर रहे हो, अब तो रेलवे पे भी कर दो, GST लगा दिया, पहले रेलवे पे नहीं था, अब रेलवे टिकट पे भी GST लग रहा है। तो कोई भी सर्विस आप जानते हो ना, गुड्स और सर्विस में डिफरेंस जानते हो। गुड्स जैसे आप कोई सामान खरीदा, आप वो गुड्स है, जैसे आप यहाँ पढ़ने आए तो मैं आपको कोई सामान तो नहीं बेच रहा, तो यहाँ क्या है, सर्विस है, तो यहाँ पे अगर आप सर्विस से भी टैक्स है, GST है। एयरटेल का सिम लेते हो, एयरटेल की जो रिचार्ज वाईफाई उन पे भी GST जाता है, मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्शन देखना उस पर GST होगा, कभी बिल देखना उस पर GST लगा होगा, इतना का प्राइस ये GST टोटल जोड़ के दिया गया, तो वो क्या है, सर्विस है। तो जितने भी गुड्स और सर्विस है उस पर टैक्स लगता है। अब देखो एक बात, आपको सोचो कुछ एंट्री से बताओ, आप बताना GST लगेगा नहीं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या उस पर कोई GST लगेगा, कोई GST को तो एंट्री से आना, एंट्री से पता चल जाएगा। बिजनेस स्टार्ट करने में कौन सी GST, तो बिजनेस स्टार्ट किया, बैंक में पैसा जमा करते हुए GST लगता है क्या, नहीं। लेकिन वही गुड्स खरीदोगे तो लगेगा, एसेट्स को खरीदोगे तो लगेगा, सर्विस को लोगे तो लगेगा। तो क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन तो वैसे है नहीं बट फिर ऐसे जान लो थोड़ा सा। तो क्वेश्चन में क्या है कि आप जब एंट्रीज पढ़ोगे, ऊपर क्वेश्चन जो होता है, जैसे जनरल का आपका था ना क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आएगा, जनरल का क्वेश्चन देखो, जनरल एंट्री पास करो, ऊपर लिख दोगे ये 3 GST के ये रेट है, अब देख लेना कि किस किस चीज पे लग रहा है। तो जो गुड्स और सर्विस से रिलेटेड होगा उस पर ही GST लगना होगा। आप अगर नॉलेज के लिए पढ़ना चाहोगे तो थोड़ा सा पढ़ लेना,
कि आपको पता हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पेज नंबर, अगर देखो यार पेज नंबर 12.8 अगर निकालो आप, ये बुक है हमारे पास टी.एस. ग्रवाल की 2023-22 का एडिशन है, 22-23। तो देखो अगर आप 12.8 निकालो तो वहाँ पे देखो लिखा गया है ये वो ट्रांजेक्शन है जिसपे जीएसटी नहीं लगता, उनमें नाम दिया गया। बिजनेस स्टार्ट करने पे कोई जीएसटी नहीं है, सैलरी वेजेस पे करने पे कोई जीएसटी नहीं है, निकल गया 12.8। 12.8 पुरानी बुक तो नहीं है ना। उसके बाद वेजेस सैलरी पे नहीं है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल वाटर बिल पे नहीं है, इंटरेस्ट पेड पे नहीं है। देखो बहुत सारे नाम दिए, डिपॉजिट किया बैंक में, विड्रॉ किया बैंक से, चेक डिपॉजिट किया बैंक में, चेक, ठीक है, चेक इशू टू परचेजर, मतलब किसको पेमेंट करनी है तो पेमेंट पे जीएसटी तो लगाओगे, दिख गया राइट। अब इसके नीचे देखो वो पॉइंट्स है जिसपे जीएसटी लगेगा। तो अगर जीएसटी नहीं लगा तो जनरल तो आपने पढ़ी रखी है, वही पुरानी जनरल होगी। लेकिन अगर जीएसटी लगेगा तो जनरल में जीएसटी जुड़ जाएगा। जैसे अगले पेज पे देखो, जैसे परचेज किया गुड्स जीएसटी है, देखो एग्जांपल दे रखा है जीएसटी के साथ। उसके अलावा आपने एसेट्स परचेज किया तो जीएसटी है, बेचा तो जीएसटी है, आपने किसी प्रीमिसेस का रेंट पे करा, कमीशन पे करा, टेलीफोन बिल पे करा, तो देखो ये वो ट्रांजेक्शन है जिन पे जीएसटी लग रहा है। जिसमें क्या क्या आपका, आपने परचेज किया गुड्स, एसेट्स परचेज करा, रेंट, ये मतलब जस्ट फॉर आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, ये आपके क्वेश्चन में भी तो फिलहाल नहीं आएगा। अब देखो जो आने वाला है, एक तो ये तो आपकी जो मैंने स्टार्टिंग में थ्योरी बताई, थोड़ा सा इसे जान लो, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा थ्योरी पे आते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो है कि हाँ इंटर स्टेट सप्लाई क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या है। इंटर स्टेट पे दो तरह की जीएसटी, सी और एस, और इंटर पे कौन सा जीएसटी है, आईजीएसटी। उसके बाद जीएसटी के 3 टाइप्स हो गए। उसके बाद इनपुट और आउटपुट, इनपुट आपके लिए एसेट्स है, आउटपुट आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो थ्योरी स्टार्टिंग कर, पेज निकालो, थ्योरी दिखा दो मैं आपको, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो फिलहाल हम देखेंगे थ्योरी क्या क्या है। देखो ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें थोड़ा सा ही है। सबसे पहले तो जीएसटी की मीनिंग, तो मीनिंग मैंने आपको पहले कवर अप करा दिया था लास्ट लेक्चर में। अब आते हैं पहला, तो आपको दे रखा है एडवांटेज ऑफ जीएसटी। तो एडवांटेज बोल लो, चाहे फिर उसको ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो आप, एडवांटेज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, है ना। तो इसमें देखो पहला पॉइंट है कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जीएसटी लाने का सबसे मेन मोटिव यही था कि जब एक सिंगल टैक्स हो जाएगा हर एक स्टेट में, तो एक हमारा कॉमन नेशनल मार्केट डेवलप होगा। तो इससे क्या होगा, तो नेशन का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अगर हम अलग अलग मार्केट रहेगी तो फिर नेशन, अब देखो सपोज करो 4 दुकानदार है, चारों का रेट अलग अलग है, तो सस्ते वाले पे लोग जाएंगे, बाकियों की दुकान चलेगी नहीं। तो कभी भी एक एरिया में एक जैसा रेट होना चाहिए सबका। तो वही सेम यहाँ पे है कि जीएसटी का रेट अगर अलग अलग होगा, जीएसटी नहीं, जीएसटी से पहले जो टैक्स है अलग अलग था, तो कोई स्टेट बहुत ज्यादा ग्रोथ करता था, कोई स्टेट बहुत पीछे रह जाता था। तो ये जीएसटी लाने का पर्पस हुआ कि कॉमन नेशनल मार्केट डेवलप हो, जिससे कि हमारा कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। पहला ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज। दूसरा रिमूविंग कास्ट कटिंग इफेक्ट। मैंने अभी आपको बताया था कास्ट कटिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट पे बार बार टैक्स लग जाना। तो जीएसटी लाने का रूल ये हुआ कि अब जब किसी भी प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा उसकी वैल्यू एडेड वैल्यू पे। मतलब जैसे अगर 10,000 का सामान है पहली जगह, दूसरी जगह जाके अगर वो 15,000 का हुआ, तो जो अब टैक्स ऐड होगा सिर्फ उस 5,000 की बढ़ी हुई वैल्यू पे ही ऐड होगा। ये नहीं कि पूरे 15,000 पे दोबारा से टैक्स जोड़ दो, जैसा हमने यहाँ किया था। अगर मैंने आपके यहाँ दिखाया था पहले, ये 10,000 पे टैक्स तो ऑलरेडी 900 का लग चुका था। फिर जब यहाँ आगे बढ़ाया 20 में, तो यहाँ 18 का लगा, लेकिन ये 900 बढ़ गया, तो एक्स्ट्रा तो 900 ही टैक्स लगा ना वापस आप पे, यानी सिर्फ बढ़ी हुई वैल्यू पे तो टैक्स लगा। तो वो क्या करता है, कास्ट कटिंग इफेक्ट को रिमूव करता है। तो ये क्या बन जाता है, एक वैल्यू एडेड टैक्स। जितनी वैल्यू ऐड होगी उसी पे टैक्स काउंट किया जाएगा। ये दूसरा फायदा। और क्या लिखा गया है, तो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना आसान। देखो एक बात बताओ, जब एक कंट्री में 27 स्टेट है, हर स्टेट का टैक्स रेट अलग अलग, उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टैक्स, तो वहाँ पे ज्यादा दिमाग खराब नहीं होगा टैक्स बिजनेस करने में। हमें जिस स्टेट में जाएंगे वहाँ के रूल हमें पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही जीएसटी आया तो हर जगह का रेट सेम हो गया, तो मुझे एक सिर्फ जीएसटी तो पढ़ना है। अब मैं किसी भी स्टेट में कहीं से भी बिजनेस करूँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही जब 27 स्टेट आ जाएगा, अब इतना सारा याद रखना पड़ेगा, तो फिर तो दिक्कत आएगी। फिर हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस को छोटा रखेंगे कि हम भाई ये 2-3 स्टेट के बारे में जानते सिर्फ वहीं पे अपना काम करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। लेकिन जब एक कॉमन हो गया तो जो चीज़ आप एक जगह पढ़ो वही चीज़ हर जगह अप्लाई हो रही है, तो आपका बिजनेस करना क्या हो गया, ईजी हो गया। तो एक ये फायदा हुआ इसका। और देखो क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे आपको कि जब टैक्स रेट सिंपल हो गया तो आप उसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हो, अच्छे से टैक्स का मैनेजमेंट हो पाएगा। देखो अगला पॉइंट यही है, बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट। क्लियर ना पॉइंट। अगला क्या लिखा है, अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आप लोग जानते हो, बाहर से पैसे इन्वेस्ट आए हमारे पास। तो देखो अगर आपके मतलब इंडिया का लॉ आसान हुआ तो बाहर के लोगों को चीज़ें आसानी से समझ आएगी ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट को आप अट्रैक्ट करोगे, बाहर के लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर वही उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन दिखेगा तो क्या कोई इन्वेस्ट करेगा। तो जीएसटी लाने का ये भी पर्पज था, जिससे क्या होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सिंप्लीफाई हो गया। तो सिंप्लीफाई होने की वजह से चीज़ों को आसानी से समझा जा सकता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब बाहर से पैसा आएगा तो सीधी बात है ग्रोथ और बढ़ेगी। तो जब ग्रोथ बढ़ेगी तो लिखा है अपलिफ्टिंग जीडीपी, आपका जीडीपी क्या होगा, अपलिफ्ट यानी आगे की तरफ बढ़ेगा। और लास्ट लिखा है कैश इकोनॉमी को कम करेंगे। देखो सिंपल ध्यान रखना, पहले क्या होता था, जब हर जगह का ना अलग अलग रेट था, तो हम लोग अपना टैक्स बचाने के चक्कर में क्या करते थे, किसी दूसरे स्टेट से कैश में सामान लेके आते थे और यहाँ बेच देते थे ब्लैक में। तो इससे क्या होता था कि इकोनॉमी सारा कुछ कैश में चलता था, और जब कैश में चलती है चीज़ें तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और जब रिकॉर्ड नहीं होता तो गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं होती, और गवर्नमेंट पे जब टैक्स नहीं जाता तो ग्रोथ कहाँ से हो, क्योंकि गवर्नमेंट को जब टैक्स जाएगा तभी तो उनके पास पैसा आएगा, तभी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बनाएंगे। तो जैसे जीएसटी आया तो अब क्या हुआ, एक तो जीएसटी के लिए हर स्टेट के लिए जीएसटी सेम है, तो प्रोडक्ट का प्राइस सेम हो गया। और आपके लिए बोल दिया कि अगर आपको जीएसटी का सेटअप लेना है तो आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर होना चाहिए। और जब आप जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन कराओगे, इसका मतलब क्या है कि आप गवर्नमेंट की नज़र में आ गए कि आप बिजनेस करते हो। और अगर आप बिजनेस करते हो, चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो, तो टैक्स भी भरते होगे, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ा। तो कैश इकोनॉमी को रिलेट करके उन्होंने क्या करा, जैसा वो ना पहले तो ऑनलाइन कुछ होता ही नहीं था, अब तो सारे काम आप लोग हम भी कई पेमेंट के लिए पेटीएम यूज कर लेते हैं। मैक्सिमम क्या हो, हम ऑनलाइन की तरफ जाए, मतलब ऑनलाइन का मतलब क्या है कि चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन है। कैश में है तो गवर्नमेंट को पता चला कि मेरे पास कितना पैसा है, घर में मैंने बहुत बोरे भर के रखे पैसे, किसको पता चल रहा है, लेकिन बैंक में रखा है तब तो पता है ना। अब ज़्यादा रखूंगा तो फिर आ जाएगा हमारे पास कहाँ से आया पैसा, और एक अमाउंट के बाद टीडीएस कट जाएगा, वो भी तो टैक्स से जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब इसके फायदे हुए। अब दूसरा फायदे बोले चाहे फिर ऑब्जेक्टिव, आप इसमें से लिख देना, 3 नंबर में आएगा तो कोई भी 3 पॉइंट आप याद रखना, वो 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। अब दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता है, तो देखो सबसे पहले क्या है, कंप्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। कंप्रहेंसिव वर्ड जानते हो, कंप्रहेंसिव होता है जो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर मिला लेता है। तो पहले बहुत सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स थे, उन सबको रिप्लेस करके क्या किसको लाया गया, जीएसटी को। तो जीएसटी आपका क्या है, एक कंप्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। दूसरा लिखा गया कि क्या है, अगर आपको जीएसटी कलेक्ट करना है या जीएसटी पे करना तो आप एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होते, मतलब आपका जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होना चाहिए। तो हर बिजनेस का देखो, आप देखना है हर बिजनेस का जीएसटी नंबर होता है। अगला लिखा है वैल्यू एडेड टैक्स है, जो वैल्यू बढ़ती है उसी पे टैक्स देता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये सप्लाई बेस्ड टैक्स है, मतलब जैसे जैसे सप्लाई होगा टैक्स का प्राइस होगा। और देखो जो मैंने अभी आपको बताया था कि इनपुट जीएसटी आपके लिए लाइबिलिटीज क्या कहते हैं, एक्सपेंस नहीं क्या होता है, एसेट्स होता है। और अगर आपकी हम बात करेंगे जीएसटी कलेक्ट मतलब आउटपुट जीएसटी, वो आपके लिए क्या होता है, इनकम नहीं होती, लाइबिलिटीज होती है। इसके अंदर तो आप जानते ही हो एक्सपेंस क्यों नहीं, क्योंकि उसका आपको सेटअप मिलता है। तो इनपुट जीएसटी मतलब जीएसटी पेड आपके लिए क्या है, एसेट्स। और जो जीएसटी आपको कलेक्ट हुआ आपके जेब में ही जाएगा, वो कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट को जमा करना है, इसलिए वो आपके लिए क्या है, याद होगा परेशानी। अभी 1 नंबर में जो अगर देखो अगला बॉक्स है ना, उसमें कुछ छोटी छोटी बातें लिखी गई है, वो 1 नंबर में पूछी जाती है। देखो आप जानते होंगे 2 तरह के एरिया होते हैं, एक नॉन हिल एरिया और एक हिल एरिया। नॉन हिल मतलब जो प्लेन एरिया, जैसे दिल्ली, यूपी, पंजाब, और हिल एरिया जो पहाड़ों की बात कर जाए। हम बिजनेस 2 तरीके के करते हैं, एक करते हैं गुड्स का और दूसरा करते हैं सर्विस का। तो अगर बात की जाए नॉन हिल एरिया की, तो नॉन हिल एरिया में अगर मेरा बिजनेस है गुड्स का और मेरा टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, तो मुझे जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं सर्विस करता हूं तो 20 लाख से ज्यादा अगर है तो मुझे जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा। उससे ज्यादा अगर है तो मैं बिना जीएसटी नंबर के अपना काम नहीं कर सकता। टर्नओवर का मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर जितना भी आपने सेल और परचेज किया है, ठीक है, इनकम नहीं। वही अगर मेरा हिल एरिया है, मतलब हिल एरिया में मेरा बिजनेस है, तो गुड्स के लिए 20 लाख रुपए है और सर्विसेज के लिए कितना है, 10 लाख। ये आपसे 1 नंबर में एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, बात याद रखना कि अगर नॉन हिल एरिया में 40 लाख बिजनेस गुड्स के लिए और 20 लाख सर्विस के लिए, और हिल एरिया में वो हाफ हो जाता है, 20 और 10। उसके बाद देखो आगे लिखा जीएसटी के कैटेगरीज, वो मैंने आपको बता दी कि 3 तरह की जीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तीनों के नाम दिए गए हैं। फिर इंटर स्टेट सप्लाई मैंने आपको बता दिया, इंटर स्टेट सप्लाई बता दिया। इंटर में समझ गए ना, इंटर में कौन सा लगता है, इंटर में कौन सा लगता है। उसके बाद फिर नीचे आपको एग्जाम्पल दिए गए, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी। तो देखो ये चीज़ें हैं, बस इतना ही है जीएसटी के अंदर। इसके अलावा अभी बहुत सारी चीज़ें हैं
जो आपके सिलेबस में नहीं है कि जीएसटी का रिवर्स हो जाना। रिवर्स जीएसटी का मतलब क्या है कि जैसे सपोज मैंने एक सामान खरीदा, अब वो खराब हो गया, तो वो तो उस सामान का जीएसटी का सेटअप में किसी और के अगेंस्ट नहीं सकता। जैसे मैंने परचेज किया था, यहाँ पे देखो, या परचेज का रिटर्न हो जाए सपोज, जैसे हमने परचेज किया तो परचेज की टाइम एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट, मान लो आईजीएसटी है तो आईजीएसटी और टू राम से सपोज, ठीक है, मैंने राम से खरीदा था तो ये मैंने एंट्री पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, इसका अमाउंट है मान लो 1 लाख और जीएसटी है 18%, तो 18,000 की जीएसटी 1,18,000 हो गया, ये एंट्री हो गई। अब मैंने क्या किया, इसमें से थोड़ा सामान वापस कर दिया, होता ना, मैं पसंद या वापस कर दिया, तो वापस में एंट्री उल्टी होती है, तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो मुझे इस जीएसटी का भी रिटर्न करना पड़ेगा, जीएसटी भी रिवर्स, दैट इज रिवर्स ऑफ जीएसटी। इसकी एंट्री, इसकी इनपुट जीएसटी नीचे क्रेडिट हो जाएगा, इनपुट आई जीएसटी। सपोज मैंने 10,000 का सामान वापस किया तो 1,800 रुपये जीएसटी वापस हो गया। ये मैंने इसलिए किया कि हमें जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ, सर क्रेडिट में तो आउटपुट रहेगी। अब ये रिवर्स, दैट इज रिवर्स, ये हम बात करें रिवर्स ऑफ जीएसटी, ये आउटपुट नहीं है, यहाँ पे हमें कलेक्ट थोड़ी हुआ, ये है रिवर्स ऑफ जीएसटी। ध्यान से मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ आपको, ये क्या, ये जैसे में कलेक्ट थोड़ी ना हुआ है, ये क्या हुआ, देखो हमने सामान खरीदा तो मुझे जीएसटी कितना पे किया मैंने, 18,000 रुपये, ये मेरे लिए एसेट्स है। लेकिन जब मैं इसमें कुछ सामान वापस कर दूंगा तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि ये जीएसटी में से जो सामान आपने वापस किया उसका तो वापस चला गया ना प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट वापस जाएगा तो पैसा पूरा रिफंड होगा, तो जीएसटी भी रिफंड होगा। तो इस 18,000 में से 1,800 जीएसटी मैंने क्या कर दिया वापस रिफंड, तो मेरे पास अब जीएसटी कितना बचा सेटअप के लिए, सिर्फ जैसे हम करते हैं कि सामान वापस करते तो पैसा वापस करते हैं, जीएसटी भी वैसे वापस रिटर्न होगी, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ जीएसटी। तो मतलब अगर एंट्री उल्टी होगी तो जीएसटी का भी उल्टा हो जाएगा, रिवर्स जीएसटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो परचेज रिटर्न में रिवर्स ऑफ जीएसटी होता है, ठीक है। या फिर कोई लॉस हो गया, फायर गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स जल गया तो आपने एंट्री बढ़िया लॉस बाय फायर टू परचेज, तो गुड्स खत्म हुआ, तो गुड्स के साथ साथ उसका जीएसटी भी तो खत्म होगा। ये थोड़ा ना कि इस प्रोडक्ट का जीएसटी का सेटअप आप किसी और के अगेंस्ट लोगे, उसे देखो क्या होगा, दो फायदे करूंगा मैं, यहाँ से इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा ले लूंगा और गवर्नमेंट का टैक्स भी खा जाऊंगा, उसका कहीं और एडजस्ट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं। तो अगर कोई प्रोडक्ट वापस हो रहा है या खत्म हो गया तो उस प्रोडक्ट का जीएसटी का सेटअप आप किसी दूसरे प्रोडक्ट के अगेंस्ट नहीं ले सकते, तो आपको उसका रिवर्स कर देना पड़ेगा, मतलब वापस कर, दैट इज रिवर्स ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो इतना ही है आपको देखना है। अब जो ऑनलाइन वालों के स्क्रीनशॉट ले लो इन सबका, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, बस इतना ही है ना। तो बस आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना है, और आपके जो भी एग्जाम आएंगे उसमें थ्योरी आएगी, ज्यादा चांस है कि आपको एडवांटेज और लिमिटेशन में से एक 3 नंबर में पूछ दे, और छोटे में 1 नंबर में जीएसटी के टाइप्स या कैटेगरीज ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए, बाय बाय।